सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, और बायो तो अच्छे से जाने ही वाली है क्योंकि जिस तरीके से हम चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं और मैं जिस तरीके से आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपकी बायो का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया उसके बाद से हमारा पॉलिनेशन आता है। कहीं ना कहीं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 1 शॉट है, एक पहला आएगा फिर दूसरा आएगा। तो आइए इधर उधर की बातें कम करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है पॉलिनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो पॉलिनेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए। क्या पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है? तो बेसिकली इस तरीके से अगर मैं आपके लिए थैलेमस ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये रफली डायग्राम्स हैं आपको चीज़ें समझाने के लिए। आप ऐसे एग्जाम में मत बनाना, एग्जाम में बाकायदा प्रॉपर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वही आपको बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं, हमारी ये मैंने कार्पेल बनाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड दिस इज एंथर। एंथर का हमारा क्या होता है? ये फिलामेंट होता है। तो एंथर पर हमारा कहीं ना कहीं क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर जाता है स्टिग्मा के ऊपर। तो एंथर का पॉलन ग्रेन का एंथर पर से उठना और स्टिग्मा पर जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एंथर पर से हमारा पॉलन ग्रेन उठा और स्टिग्मा पर चला गया, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ये है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। कहने की एक फ्लावर है, उसके ऊपर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। एंथर पर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन उठेगा और स्टिग्मा पर चले जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के 3 टाइप हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी एंड देन जेनोगैमी। ये मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि अपनी लाइफ में आप नहीं भूल पाओगे। देखो, ऑटोगैमी क्या होता है हमारा? ऑटो का मतलब होता है ऑटोगैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ऑटोगैमी तो बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर हमारे ये फ्लावर मान लो, इसे ये क्या हमारा कार्पेल है और ये हमारा स्टेमन है इसके ऊपर। ठीक, प्लांट के ऊपर फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर हमारा क्या? मेल एंड फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो एंथर पर हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा, तो यहाँ एंथर पर से पॉलन ग्रेन उठेगा और स्टिग्मा पर चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? एक ही फ्लावर है हमारा, ठीक है, और उस पर हमारा एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं सेम फ्लावर पर। जब फ्लावर सेम है तो प्लांट तो सेम ऑटोमेटिकली होगा ना। ठीक है, इस यहाँ पर एंथर पर से पॉलन उठा और यहाँ पर चला गया, किस पर? स्टिग्मा पर चला गया, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर का हमारा एंथर है और एक ही फ्लावर का हमारा स्टिग्मा है, तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर पॉलन ग्रेन इस तरीके से। अब हमारा सेकंड नंबर पे जो आता है वो जीटनोगैमी आता है। वो नोट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं ओवरऑल आपको तीनों चीज़ें समझा देता हूँ। जीटनोगैमी बेसिकली क्या होता है? इस तरीके से मान लो आप 2 फ्लावर हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, एक पर यहाँ कार्पेल है, एक पर हमारा स्टेमन प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं एंथर पर यहाँ पॉलन ग्रेन बना, यहाँ से उठा और थ्रो कोई भी हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, विंड हो सकता है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंथर पर हमारा पॉलन ग्रेन बना और ट्रांसफर होकर कहाँ? इस स्टिग्मा पर चला गया, दिस इज कॉल्ड जीटनोगैमी। कहीं ना कहीं प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड जीटनोगैमी। अब लास्ट में हमारी आती है जेनोगैमी। क्या आती है? जेनोगैमी। जेनो का मतलब होता है अदर। क्या होता है? अदर। यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट हमारे क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो ये आप देख सकते हो, ऐसे ले लो, प्लांट ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ एंथर है तो यहाँ पर हमारा क्या? कार्पेल प्रेजेंट है। प्लांट ए मान लो, प्लांट बी मान लो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन बनेगा और दूसरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर पर हमारी ये स्टिग्मा है उसके ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑटोगैमी का मतलब क्या है? एक ही फ्लावर पर हमारा एंथर था और ये हमारा क्या था? स्टिग्मा थी, तो पॉलन सिंपली उठा, इस पर चला गया, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। फ्लावर सेम है, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, यहाँ पर हमारा फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड जेनोगैमी। तो ऑटोगैमी, जीटनोगैमी एंड जेनोगैमी ये होते हैं हमारे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लांट डिफरेंट होंगे बेसिकली हमारे, वहाँ पर जेनेटिकल वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, इसका अलग होगा, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, जबकि ऊपर वाले हमारे क्रॉस नहीं, सेल्फ कहलाते हैं। लेकिन इसे जीटनोगैमी को फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फंक्शनली का मतलब क्या है? एक फ्लावर ये, दूसरा फ्लावर ये। फंक्शन ऐसा हो रहा ना कि एक फ्लावर से हमारा पॉलन उठा, दूसरे फ्लावर पर गया। ठीक है, फंक्शनली तो हमें क्रॉस लग रहा है लेकिन जीन्स तो पूरे के पूरे प्लांट पर एक ही होंगे।
ठीक है। तो जेनेटिकली हमारा क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, जबकि फंक्शनली होता है। अभी आइए यहाँ पर डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए ऑटोगेमी के बारे में सिंपली यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, ठीक है, उसके एंथर पर से हमारा पॉलन उठता है, स्टिग्मा पर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। फिर हमारी कंडीशन अप्लाई यहाँ पर है, ऑटोगेमी किन किन केस में होती है हमारा बताते हैं। पॉलन की मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जब एक ही फ्लावर पर दोनों चीजें प्रेजेंट है, एंथर और स्टिग्मा, तो इसकी मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हुआ तो हमारी जो स्टिग्मा वो रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव का मतलब पॉलन ग्रेन इस पर अगर आया तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो ना। कहीं पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया और ये इसे रिजेक्ट कर दे तो क्या पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो सकती? नहीं हो सकती है। तो ये चीज हमें आपको बताना थी। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ये जाहिर सी बात है आपस में जितना ज्यादा क्लोज होंगे इजीली हमारा क्या होगा पॉलिनेशन पॉसिबल। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर इधर घुमा हुआ होता बहुत, तो चांसेस ये थे कि पॉलन ग्रेन और कहीं डायरेक्शन में जा सकता था, पॉलिनेशन नहीं हो पाती। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं दो प्रकार के जो फ्लावर है उनके बारे में एनसीईआरटी बात करती है। वन इज चेस्मोगेमस एंड अनदर इज क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टो का मतलब हमेशा ध्यान रखना, क्लिस्टो का मतलब होता है हमारा, देखो क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। तो एक ध्यान रखो, दूसरा खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं हमारे क्लोज फ्लावर होते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ये है, इसे ऊपर से क्लोज कर दो, क्या कर दो? क्लोज कर दो, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे कांटेक्ट नहीं है इसका फ्लावर का। इसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, कार्पेल भी अंदर होगा और हमारा स्टेमन भी अंदर होगा, दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमस। कैस्मो का मतलब ओपन फ्लावर। तो कैस्मोगेमस एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब हमारा एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज होगी बाहर के एनवायरनमेंट से, यहाँ पर हमारा पॉलिनेटर हेल्प कर सकता है इन पॉलिनेशन। लेकिन क्लोज फ्लावर के अंदर पॉलिनेटर का कोई काम नहीं। तो अब इनका एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वायला ऑक्सैलिस कॉमेलिना, एक गलती मत करना, आप ये मत समझना कि जैसे ये तीन एग्जांपल इसके दोनों के हैं, क्योंकि इन तीनों के तीनों प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो होते हैं हमारे, या फिर ये जो फ्लावर यहाँ पर खिलते हैं वो ओपन भी खिलते हैं और हमारे क्लोज भी खिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखना, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों के एग्जांपल हमें दे रखे हैं, वाइला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना ये दे रखा है हमारा। फिर आता हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टो का मतलब ये होता है डोंट ओपन एट ऑल, मैंने आपको बताया, जो कि हमारा कभी खुलता नहीं है ऐसा फ्लावर। तो एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, जो फ्लावर कभी खुलेगा नहीं, फॉर एग्जांपल ये वाला अगर फ्लावर कभी खुलेगा नहीं तो इसमें एंथर और होगा क्या? ऑटोगेमी पॉसिबल है ना, कि हमारी एंथर पर से यहाँ पर से पॉलन उठा और अंदर ही अंदर स्टिग्मा पर चला गया, तो ऑटोगेमी पॉसिबल है। अब वही सारी की सारी कंडीशंस लगेंगी जो ऑटोगेमी में लगते हैं, कि ये दोनों आपस में पास हों, ठीक है, इसकी रिसेप्टिविटी और इसकी मैच्योरिटी दोनों की मतलब एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बताएंगे यहाँ पर। व्हेन एंथर डेइस इन फ्लावर बर्ड, मतलब कहीं ना कहीं एंथर डेइस का मतलब होता है एंथर का खुलना और उसमें से पॉलन ग्रेन निकलना। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्टिव पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एंथर है, इसके ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है, एंथर में से खुलकर इससे निकलेगा और यहाँ स्टिग्मा पर चला जाएगा, इससे इफेक्टिव पॉलिनेशन हो जाएगी। अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाना है, बाहर से कुछ भी नहीं, ठीक। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है? जब ये पूरी तरीके से फ्लावर क्लोज है, फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पर एक फ्लावर है, इस पर से हमने क्या करा, पॉलन उठाया और इसकी स्टिग्मा पर डालना चाहे नहीं जा सकता ना, यहीं पर रुक जाएगा ऐसे करके, बाहरी बार रुक जाने वाला है। अब एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, तो यहाँ पर कह रहे हैं सीड बनना ही है इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब एक बात बताइए, जहां पर हमारा फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज है, फ्लावर क्या है, क्लोज है, वहां पर क्या पॉलिनेटर कुछ कर सकता है ना? तो हर हाल में अंदर ही अंदर पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, सब कुछ होगा और सीड की प्रोडक्शन भी हो जाएगी इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लिस्टोगेमस। अब जीटनोगेमी के बारे में मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक प्लांट है, उसके फ्लावर डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? फ्लावर डिफरेंट है। इस एंथर पर से हमारा क्या हुआ, पॉलन उठा और इसकी स्टिग्मा पर चला गया, दिस इज कॉल्ड जीटनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, दिस इज जीटनोगेमी। अब कह रहे हैं इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा क्योंकि क्लोज फ्लावर नहीं है, ओपन है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एक फ्लावर ये, दूसरा ये, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस हो रही ना, एक फ्लावर से उठा पॉलन दूसरा पर चला गया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा ना, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट जो है उसका पूरे के पूरे प्लांट का हमारा जेनेटिकल मेकअप सेम है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। प्लांट डिफरेंट दोनों के दोनों, तो जेनेटिक मेकअप दोनों का डिफरेंट होगा। जब इसका जीन इस पर ट्रांसफर होगा तो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन दिखेगा, तो इसलिए क्रॉस हो रहा है।
ठीक है। अब ज़ैनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, फ्लावर भी डिफरेंट एंड प्लांट भी डिफरेंट, ये बता चुका हूँ। जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़ैनोगेमी में जब प्लांट डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है जेनेटिक मेकअप हमारे दोनों प्लांट्स का डिफरेंट होगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई और जीन्स है, इसमें कोई और जीन्स है, जब नया जीन्स इसके पास आएगा, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जब हमारा इस एंथर पर से उठ करके आएगा हमारा पॉलन ग्रेन आएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही, हर साल पूछते हैं। प्लांट जो है हमारे दो प्रकार के एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो बायोटिक होंगे या एबायोटिक होंगे। बायोटिक का मतलब जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, और एबायोटिक का मतलब हमेशा जो कि नॉन लिविंग से रिलेटेड होता है। प्लांट यूजेस 2 बायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर हो सकते हैं, एंड 1 बायोटिक एजेंट एनिमल्स हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे भी असर्शन रीजन में कि बायोटिक और एबायोटिक में ज्यादा क्या होता है, हमेशा एबायोटिक एजेंट ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू बायोटिक, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, सॉरी, बायोटिक एजेंट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू बायोटिक, एबायोटिक। तो ये ध्यान रखना, बायोटिक एजेंट ज्यादा होते हैं, और एबायोटिक में एनसीईआरटी कहती है विंड में ज्यादा होता है, पानी में बहुत ही कम रेयर होता है। तो ये ध्यान रखना, विंड में ज्यादा होता है वाटर से, जबकि हमारा बायोटिक में मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर बायोटिक एजेंट से ही होता है, यानी कि विंड और वाटर से होता है, एनिमल से बहुत ही रेयर होता है। सॉरी, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर साल एक आध क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। तो हमारा दो प्रकार के हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, या तो बायोटिक हो सकता है या एबायोटिक हो सकता है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग से रिलेटेड, लाइक हमारे एनिमल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, लाइक वास्प हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल हो गई, कोई एनिमल फॉर एग्जांपल हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर। और एबायोटिक के अंदर हमारा विंड एंड वाटर। तो ये, और दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, तो सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और विंड एंड वाटर में एनसीईआरटी कहती है विंड में ज्यादा होता है और वाटर में बहुत ही रेयर पॉलिनेशन होती है, वाटर के थ्रू में, वाटर में कह रहा हूँ। अब सबसे पहली पॉलिनेशन की बात करते हैं, विंड पॉलिनेशन, जिसको हम एनीमोफिली कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखना, विंड पॉलिनेशन कहते हैं इसको। अब पॉलन ग्रेन जो होता है लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज ऑफन फेदरिंग स्टिग्मा टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो आपको ये बता रहे हैं, अगर हमारी विंड पॉलिनेशन हो रही तो जाहिर सी बात है जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए बहुत ही लाइट और नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल इस प्लांट पर हमें लाना, बीच में ये प्लांट पड़ा, इसके ऊपर हवा से गिरा के स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा, तो इसी पर चिपक कर रह जाएगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल फॉल करा, इसके ऊपर गिरा जाकर किसी लीफ पर, हवा चलेगी फिर इस पर चला जाएगा, ठीक है। और लाइट होने का मतलब ये विंड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल कर सके। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज ऑफन फेदरिंग स्टिग्मा, ये आपको बताना चाह रहे हैं, स्टिग्मा जो होना चाहिए हमारी फेदरिंग होना चाहिए। फेदरिंग का मतलब पर लाइक होना चाहिए। जैसे आपने भुंटा देखा होगा, ठीक है, भुंटा जो होता है उसके अंदर से बाहर ऐसे करके धागे निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं, जैसे आपने अगर भुंटा देखा हो ऐसे करके, तो उसमें ऐसे करके आपने देखे होंगे निकले होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक लंबा जो धागा होता है, तो ये हमारी होती है स्टिग्मा, और ये नीचे वाली हमारी जो होती है वो स्टाइल होती है। वो ऐसे फेदरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पता क्यों बनाते हैं, ताकि दूर से हमारा पॉलन ग्रेन उड़कर आए और इसे ये ट्रैप कर ले, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन इजीली हो सके। तो फेदरिंग का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे पर लाइक पूरा गुच्छा इसलिए बनाते हैं ताकि इजीली पॉलिनेशन हो सके, ठीक। स्टेमन हमारा एक्सपोज इसलिए होता है बाहर को निकला हुआ, ताकि दूर तक ट्रेवल कर सके विद द हेल्प ऑफ विंड। अब कॉर्नकॉर्प का मतलब भुट्टा, द टासल्स, इसे टासल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल। ये हमारा ये पूरा का लंबा लंबा ऐसे निकला होता है, भुट्टे के अंदर से आपने खाया होगा, ऊपर वाला स्टिग्मा, नीचे वाला हमारा स्टाइल होता है इस तरीके से। तो इसे दोनों को मिलाकर हम टासल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टासल्स, ठीक है। कॉमन इन ग्रास, ग्रास का मतलब हमारा मोनोकॉट में हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, ये बेसिकली हमारी विंड पॉलिनेशन दिखाई देती है। फ्लावर सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। अब एक चीज ध्यान रखना, मोनो ओवुलर हमारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर बेसिकली जो हमारा उसके अंदर क्या होगा, जो कार्पेल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ओव्यूल कितना होगा, सिंगल ओव्यूल अगर होगा तो उसे हम कहते हैं मोनो ओव्यूलर,
ठीक है, मोनो ओव्यूलर ओवरी कह दो, ये फ्लावर भी हमारा पूरा का पूरा मोनो ओव्यूलर ही होता है, एक ही उसके अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और न्यूमरस फ्लावर पैक्ड, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब पूरा का पूरा एक गुच्छा होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर जब एक क्लस्टर में गुच्छे में लगे होंगे, ठीक, तो विंड पॉलिनेशन से फायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है सारे के सारे, यानी कि फीमेल फ्लावर है, ठीक, उस पर सारी की सारी स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक, तो दूर से कहीं से पॉलन आएगा, तो जाहिर सी बात अगर पूरे के पूरे गुच्छे में है, सबको ना मिल पाए हर फ्लावर को पॉलन, लेकिन कुछ को तो मिल पाएगा, अगर वो गुच्छे में ना हो तो वो भी तो चांसेस खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन की तरफ, तो इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। मोस्टली प्लांट इज एक्वेटिक बट पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट या विंड, ठीक, वेरी रेयर प्लांट एक्वेटिक। यहाँ पर आपको बता रहे हैं जैसे हमारा प्लांट जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन आपको दिखा रहे हैं, जबकि बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक भी हैं और वाटर से ही पॉलिनेशन होता है। एनसीईआरटी कहती है ओनली 30 जनर ऑफ मोनोकॉट, ठीक है, कुछ ग्रासेस होती है मोनोकॉट में जिनके 30 जनरा जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे जनरा होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ 30 जनरा के अंदर, जनरा मतलब जीनस यहाँ पर, उनके अंदर हमारा क्या दिखता है, हमें ये वाटर पॉलिनेशन दिखती है, जबकि मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर विंड या इंसेक्ट जो होती है पॉलिनेशन कर देती है। इनके एग्जांपल्स आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। वाटर लिली, ये इस तरीके से मैंने आपके लिए चार्ट टाइप बनाया ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके चीज़ें दे रखी। वाटर लिली एंड वाटर हयासिंथ, वाटर हयासिंथ को आइकोनिया भी कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल दे रखे हैं। प्लांट हमारे क्या एक्वेटिक हैं, लेकिन इंसेक्ट या फिर विंड क्या कर जा रहे हैं, पॉलिनेशन कर जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा होता है हमारे जो फ्लावर होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेल फ्लावर मान लो, ये फीमेल, यहाँ से पॉलन उठा इस पर चला गया, ठीक, इस तरीके से हमारा हो जाता है। अब हमारे प्लांट एक्वेटिक हैं और पॉलिनेशन भी बाई वाटर हो रही है। अब दो केस होते हैं इसके अंदर, या तो हमारा पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर हो, या बिलो सरफेस हो, दो पॉसिबिलिटी होती है। डायग्राम से मैंने आपको समझाया। तो इपी हाइड्रोफ्लाई, इपी का मतलब ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर जिनमें पॉलिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड इपी हाइड्रोफ्लाई, हाइड्रोफिली कह दो आप, ठीक है। पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, ये रट लो, इस पेज से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर पॉलिनेशन के अंदर किन के अंदर होती है, सी ग्रास, जिसका नाम ज़ोस्ट्रा होता है, मरीन वाटर, ठीक है, मरीन वाटर के अंदर ये मिलती है, जबकि ये दोनों हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। तो इनमें होता क्या बेसिकली, पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें कि किस तरीके से होता है, तो एक क्या होता है, जैसे ये फीमेल फ्लावर है, तो ये क्या होगा, बहुत लंबी इस तरीके से हमारी क्या होगी, स्टॉक के थ्रू बाहर को आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फ्लावर होता है वही बाहर निकल आता है। तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, इस फ्लावर पर से उठते हैं, ठीक, तो मेल फ्लावर है, इस पर से पॉलन ग्रेन आएंगे और इसके अंदर फॉल कर जाएंगे, इस तरीके से हमारी पॉलिनेशन हो जाती है। आप ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखो, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया हमारे फ्रेश वाटर में मिलते हैं और हमारे इपी हाइड्रोफिली होते हैं। आपसे पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर ऐसे करके लिख कर देंगे, एग्जांपल पूछ लेंगे, कहेंगे अंडर वाटर पॉलिनेशन किसमें होती है, सी ग्रास, ज़ोस्ट्रा, एक इसका एक फीचर हो गया, ये मरीन वाटर के अंदर मिलती है। तो ये होता क्या, ये अंदर अंदर होता है बेसिकली, जैसे मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पॉलन होता है बहुत हल्का होता है, ठीक, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। म्यूसिलेज का मतलब क्या, कहीं ना कहीं म्यूकस, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ, कहीं ना कहीं चीज़ों को भीगने नहीं देता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ के ऊपर अगर आप देसी घी लगा दो, ऑयल लगा दो, क्या उसके ऊपर पानी चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता। तो इसके ऊपर इसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ चिकनाई जैसा पदार्थ लग जाता है, जिससे कि ये भीगता नहीं है, डूबता नहीं है, ठीक, तो ऐसे ट्रैवल करके जाता है, इसके अंदर गिर जाता है। अब ये आप ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर अंडर वाटर जहाँ पॉलिनेशन होती है, उस पॉलन की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रखी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फ्लोट एट सेम लेवल पॉलन ग्रेन, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जब अंडर वाटर पॉलिनेशन होती है तो यहाँ पर जो फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा होगी या फिर फीमेल फ्लावर होगा और जो पॉलन होगा वो एक ही लेवल पर फ्लो करते हैं, ऐसा थोड़ी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा पॉलन ग्रेन और इधर अगर फ्लावर है तो ऐसा करके निकल जाएगा ना, फिर तो सेम लेवल पर फ्लोट करना चाहिए। अब म्यूसिलेज लेयर ऑन पॉलन विच, जिसकी वजह से इसे अनवेटेबल बना देती है। अनवेटेबल का मतलब इस पर पानी नहीं चढ़ता, ये भीगता नहीं है, अगर ज़्यादा भीग जाएगा तो अंदर नहीं चला जाएगा, ये मतलब डूब जाएगा, तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगी। रिबन शेप पॉलन होता है, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इस तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे ये डूबता नहीं और ट्रैवल करने में भी इसे आसानी होती है। अब जूफिली, जूफिली का मतलब एनिमल के थ्रू किस तरीके से पॉलिनेशन होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एनिमल पॉलिनेशन लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। मैक्सिमम पॉलिनेशन बाई हनी बीज या बीज कह दो आप, एनसीईआरटी कहती है। बीटर एंड फ्लाइज जो पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को, वो फाउल ऑर्डर, फाउल ऑर्डर का मतलब लाइक बदबूदार, जिसमें स्मेल आती है, ठीक है, वो हमारे फ्लावर जो होते हैं उन्हें बीटल या फ्लाइज पॉलिनेट करते हैं। पर हमारा आता है स्पेशल फ्लोरल रिवार्ड, ठीक,
अब यहाँ पर हमारा आता है स्पेशल फ्लोरल रिवार्ड। फ्लोरल रिवार्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे कोई फ्लावर है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आया, उसने फ्लावर को अगर पॉलिनेट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो फ्लावर होता है या फिर जो प्लांट है उसे कहीं ना कहीं कुछ रिवॉर्ड देता है, उसे हम स्पेशल फ्लोरल रिवार्ड के नाम से जानते हैं, रिवॉर्ड के नाम से। सेफ प्लेस टू ले एग। एमोर्फोफिलस जो होता है हमारा टॉलेस्ट फ्लावर होता है जो कि 6 फीट का होता है। कहीं ना कहीं क्या आता है, एक मोथ होता है, मोथ का मतलब इंसेक्ट आता है, एमोर्फोफिलस जो फ्लावर होता है उसके पास आता है, ठीक, तो इसे पॉलिनेट कर देता होगा, इसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा फ्लावर होता है, इसके अंदर अपनी जगह दे देता है उसे एग ले करने के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक रिवॉर्ड हो गया फॉर इंसेक्ट। अब स्पेशीज ऑफ मोथ एंड यूका प्लांट। यूका प्लांट होता है, मोथ डिपोजिट एग इन ओवरी, ठीक है, फ्लावर पॉलिनेट कर देता है, लार्ज लार्वे ऑफ मोथ कम्स आउट बिफोर सीड डेवलपमेंट। यहाँ पर बता रहे हैं जैसे एक मोथ है, मोथ का मतलब इंसेक्ट है, दूसरा यूका प्लांट है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल मोथ यूका प्लांट के पास आया तो यूका प्लांट को क्या मिलेगा, पॉलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि मोथ अपने पैरों में अपनी बॉडी के ऊपर क्या है, बहुत सारे पॉलन ले लेता होगा, मेल फ्लावर पर से फीमेल फ्लावर के पास पहुंचा देता होगा, तो ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। तो मोथ को क्या मिलेगा, मोथ क्या करता है, जो इसकी ओवरीज होती हैं हमारी यूका प्लांट की, उसके अंदर, ठीक है, क्या करता है, बहुत सारे अपने एग छोड़ देता है, एग्स से हमारे लार्वे बन जाते हैं। जब सीड बनने वाला होता होगा उससे पहले सारे के सारे लार्वे बाहर आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर ये नाम आप याद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। एमोर्फोफिलस की ये डिटेल याद रखना, टॉलेस्ट फ्लावर होता है हमारा 6 फीट का। अब यहाँ पर बैड पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन के बारे में कुछ चीजें याद रखो, क्योंकि लार्ज साइज के दोनों हमारे क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। यहाँ पर चाहे बैड पॉलिनेशन, बैड का मतलब चमगादड़ होता है, ठीक, और ब्राइट कलर का हमारा क्या होता है, बर्ड की जो फ्लावर होता है जिसे बर्ड पॉलिनेट करती है वो ब्राइट होता है, जबकि डल कलर का हमारा क्या होता है, बैड। जैसे चमगादड़ होती है वो रात में ज्यादातर ट्रेवल करते हैं, दिन में उन्हें दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये डल कलर का फ्लावर होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, यहाँ पर भी हमारा अच्छा खासा नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या, बेसिकली जिससे बाद में शहद बनता है, तो ये बैठ जाएगी, बढ़ जाएगी, वो खा सकते हैं इजिली जाकर। बैड पॉलिनेशन में ओडर प्रेजेंट होती, जबकि बर्ड जो होती है वो सूंघ नहीं पाती, उनके पास जो एबिलिटी टू स्मेल होती है वो चीज़ नहीं होती, ठीक है, ओडर यहाँ पर एब्सेंट होगी टोटली। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं डबल फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये क्या है, डायग्राम से बता देता हूँ। पिछले चैप्टर में भी मतलब पिछला जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था। ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 2 साइनर्जिड होते हैं, यहाँ पर हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। इस तरीके से हमारा क्या पोलन ग्रेन आता है, सॉरी पोलन ट्यूब आता है, ठीक, इसके अंदर एंटर करता है और 2 हमारे क्या छोड़ता है, 2 गैमेट छोड़ता है, और यहाँ पर हमारे क्या होता है, इस तरीके से सेंट्रल सेल होता है। तो एक गैमेट जाता है एक्स सेल के पास और दूसरा जाता है हमारा किसके पास में, यहाँ पर सेंट्रल सेल के पास में। तो ये बाद में जाकर जाइगोट बनता है, क्या बनता है, विच इज डिप्लॉइड, जबकि ये बनता है जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज ट्रिप्लॉइड, ठीक। तो सिंगेमी का मतलब क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होना, दिस इज सिंगेमी। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रिपल फ्यूजन का मतलब देखो ये n होता और एक गैमेट यहाँ पर n आ गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3n बन गया, नहीं बन गया, तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, कहीं ना कहीं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनना। तो इन ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ओके, ये चीज आप समझ गए होगे, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है, ठीक। अब हमारा यहाँ पर है डाइकॉट एम्ब्रियो का पूरा इस तरीके से फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है, ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। तो आपको ये चीज़ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं आपको क्या करता हूँ, रफली डायग्राम बनाऊंगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, मेरे हाथ से जब मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, कहीं ना कहीं आपको पता चलता होगा, हाँ यार ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे याद करना। फिर ये तो मैं आपको नोट्स दूंगा ही वहाँ से देख कर आप बना सकते हो इजीली। तो होता क्या, इस तरीके से हमारा ये डायग्राम प्रेजेंट होता है। इस तरीके से बहुत बड़ा बना दिया मैंने। तो ये 2 बाहर को जो निकले हुए आपको दिख रहा है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती तो नहीं यार, पत्ती ऐसी नहीं होती, तो इन्हें हम कॉटिलेडन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। आपको याद करा दूंगा डायग्राम अगर आपने ध्यान से देखा, इन 2 को कॉटिलेडन कहते हैं। और यहाँ पर ये कहलाता है लेवल ऑफ कॉटिलेडन। क्या कहलाता है, दिस इज लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कि यहाँ पर से हमारे कॉटिलेडन स्टार्ट हुए, ठीक। तो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे का जितना हिस्सा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली हाइपोकोटाइल कहलाता है। क्या, हाइपोकोटाइल। देखो हाइपो का मतलब होता है बिलो, कोटाइल का मतलब कॉटिलेडन, यानी कि लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, जबकि ऊपर का इतना हिस्सा जो हमारा होता है, इतना, ये पूरा का पूरा आप ये टिप देख रहे हो, यहाँ तक हिस्सा जो है वो इपिकोटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है,
इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। और फॉर एग्जांपल इसे अगर पॉइंट ए मानो और ये एंड वाले को बी मानो, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसे पूरे को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझे? ये दो ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर कोटिलेडन, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? लेवल ऑफ कोटिलेडन। इसके ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। ओके, तो एपिकोटाइल की जो टिप होती है उसको हम प्लीम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं। हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। देखो है रेडिकल कहलाता है, ठीक है, इसे हम रेडिकल कहते हैं। और कुछ बचा यहाँ पर? सब कुछ तो बता दिया। एम्ब्रियोनल एक्सिस, रूट कैप, फिर इसके ऊपर इस तरीके से एक रूट कैप लगा होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है डाइकोट एम्ब्रियो को। इसमें कोई कठिन भी नहीं है, चीजें कुछ भी नहीं कठिन है। तो थोड़ा सा बदलाव करके मैं आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो को समझा दूंगा। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम यहाँ पर, ये दो हमारे कोटिलेडन है, ये लेवल ऑफ कोटिलेडन। इसी तरीके से याद करोगे तो याद होगा, ऐसा डिटेल रटने से कोई फायदा नहीं, बना के देख रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं सब कुछ समझ सकते हो। देखो ये कोटिलेडन, ये अगर लेवल ऑफ कोटिलेडन है, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की टिप इज प्लीम्यूल, ठीक, एंड हाइपोकोटाइल की टिप इज रेडिकल। रेडिकल क्या है? हाइपोकोटाइल। देखो हाइपोकोटाइल की टिप या फिर रूट कैप की टिप भी जो होती है, रूट टिप कहते हैं इसको रेडिकल को। ओके, फिर रूट कैप आता है, फिर सस्पेंसर। सस्पेंसर का मतलब ये स्प्रिंग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज के बारे में एनसीईआरटी जो बात कर रही है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे दे सकते हैं ऐसे करके सीक्वेंस पूछ सकते हैं, एक आध बार शायद सीक्वेंस पूछा भी था। तो मैं अभी आपके लिए 1 मिनट एनसीईआरटी से ये चीज निकालता हूँ। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, वो याद कर लेना। यहाँ पर इसलिए दिखा दे रहा हूँ आपको याद हो जाए। एक जाइगोट है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? प्रो एम्ब्रियो आता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, मतलब ये गोल शेप का ऐसा हो गया, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट शेप फॉर्म, फिर आता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये याद रखना सीक्वेंस। जाइगोट के बाद हमारा क्या आता है? प्रो एम्ब्रियो, प्रो का मतलब पहले आने वाला, फिर गोल बनता है तो ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप एंड देन हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। यही चीज मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर रखी थी जो आपको दिखाना थी। बेसिकली देखिए, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो आता है, ओके, फिर हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो आता है, फिर हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये चीज आप याद कर लेना, रट लेना, आपके काम आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा क्या आता है? अब हमारा आता है मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या आता है? मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आता है। तो बेसिकली होता क्या? मोनोकॉट के अंदर जो हमारा कोटिलेडन होता है वो कितने हो जाते हैं आपको पता होगा? सिर्फ और सिर्फ एक हो जाता है। वहां पर कोटिलेडन कितने थे? 2 थे। इस तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊं, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है? लेट्स से दिस इज कोटिलेडन। क्या है? कोटिलेडन। ओके, दिस इज कोटिलेडन। एक तो कोटिलेडन ये हो गया, और दूसरा हमारा कहते हैं यहाँ पर इपीब्लास्ट होता है। क्या होता है? इपीब्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर देखो, इपीब्लास्ट का मतलब होता है रेमिनेंट ऑफ कोटिलेडन। रेमिनेंट ऑफ कोटिलेडन, कहीं ना कहीं रेमिनेंट का मतलब बचा हुआ, जो कोटिलेडन था वो खत्म हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा जो बच जाता है उसे हम इपीब्लास्ट कहते हैं। ओके, और यहाँ पर पूरा का पूरा आपको क्या करना है? इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस मानना है। क्या मानना है इसे? इसे पूरे के पूरे को, जैसे वहां मान रहे थे, इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस मानिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस मानिए। ओके, अब इसे क्या करो? यहाँ पर से आप मानो फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ कोटिलेडन। ओके, तो जब लेवल ऑफ कोटिलेडन इसे मानोगे तो इतने हिस्से को जैसे पीछे माना था, इसे आप मानो एपिकोटाइल, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ रफली डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, वरना वो क्लियर है नीचे वाला, अब देख लेना। हाइपोकोटाइल नीचे वाला, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल की जो टिप होती है हमारी, ठीक है, वो फिर प्लीम्यूल होगी, यहाँ पर प्लीम्यूल होगी, और हाइपोकोटाइल की जो टिप होगी वो फिर से रेडिकल होगी। ओके, और इसके ऊपर हमारा इस तरीके से क्या होता है? होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से लीफ, जैसे बहुत सारी पत्तियां एक जगह पे इकट्ठा हो गई, उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। वो वाला स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रेडिकल है तो रेडिकल के ऊपर क्या होता है? रूट कैप होगा इस तरीके से, ठीक, रूट कैप। फिर बहुत सारे यहाँ पर क्या होता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोलियोरिजा कहते हैं। क्या? कोलियोरिजा कहते हैं। तो ये हमारा मोनोकॉट है। उधर वाला हमारा क्या था? डाइकॉट का था। डाइकॉट का अगर तरीका आपको आता है तो मोनोकॉट का इजीली आप बना लोगे। ये देखो, पहले आप ध्यान से देखो ये कोटिलेडन है पूरा का पूरा। ओके, ये बचा हुआ कोटिलेडन, तो इसको क्या कह देंगे हम? एपिब्लास्ट कह देंगे, ठीक है। अब अगर हमने इसे लेवल ऑफ कोटिलेडन माना तो लेवल ऑफ कोटिलेडन के ऊपर वाला एपिकोटाइल, देखो है ये पूरा हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला पूरा का पूरा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की टिप इज प्लीम्यूल, ऐसे याद करना है आपको, ठीक। हाइपोकोटाइल की टिप क्या हो गई? हमारी रेडिकल हो गई, ठीक है। और हमारा कहीं ना कहीं ये होलो लीफ, होलो बहुत सारी जैसे पत्तियां हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो कोलिप्टाइल कहलाता है, ठीक। नीचे हमारा रेडिकल का जो इस तरीके से
होता है सराउंडेड रूट, कहाँ गया हमारा, सराउंडेड रूट टिप एंड रेडिकल, इन दोनों को यहाँ पर जो रेडिकल या फिर रूट टिप है उसको सराउंड करता है वो हमारा कोल्यूरिजा कहलाता है। तो ये ध्यान रखना आप, जो प्लीम्यूल के ऊपर प्रेजेंट होता है वो कोलिप्टाइल होता है ऊपर की साइड पे, जबकि नीचे की साइड पे हमारा क्या होता है, कोल्यूरिजा होता है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का ये पूरा का पूरा डायग्राम था और ये पीवाईक्यू के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया। जो न्यूक्लियस है बच्चे वो परिस्पर्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये चीज़ भी आपके दिमाग में ही बैठेगी अब सीधी, भूलोगे तो नहीं कभी अब, ठीक है। होता क्या नॉर्मली जैसे जो ओवरी होती है, क्या होती, ओवरी से बनता है हमारा फ्रूट, ठीक, और हमारा जो ओव्यूल होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल से सीड बनेगा नहीं बनेगा। अब आपको इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया ओव्यूल का, क्या पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बीच में मैंने एम्ब्रियोसेक दिखाया था। तो न्यूक्लियस जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर ओव्यूल का सीड बनने वाला है, इसका सीड बनने वाला है, तो न्यूक्लियस अंदर ही होंगे, नहीं होंगे, ठीक, ठीक है, अंदर है यहाँ पर। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ न्यूक्लियस क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर क्या होती है, म्योसिस होती है। पहले न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, फिर म्योसिस होकर एम्ब्रियोसेक फॉर्म होता है, ठीक। एम्ब्रियोसेक का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, बाद में इसकी पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन होती है और सीड बन जाता होगा। तो जो न्यूक्लियस है कई बार क्या होता है वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं उन्हें, हम क्या कह देते हैं, बेसिकली पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ब्लैक पेपर जो होता है हमारी, ठीक है, वो ब्लैक पेपर हमारा क्या होता है, वो पेरिस्पर्म होता है, ठीक है, पेरिस्पर्म। तो न्यूक्लियस जहां पर बच जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पेरिस्पर्म कह देते हैं। इसका एग्जांपल एक ब्लैक पेपर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हमारा लास्ट में जो बिल्कुल पेज है वहां पर दे रखा है कुछ, यहाँ पर वायबिलिटी ऑफ सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के मतलब यहाँ पर बताया 2000 साल के बाद, यहाँ पर 10,000 ईयर्स के बाद हमारा क्या हुआ, सीड जो था वो जम गया या फिर जर्मिनेट हो गया। फिनिक्स डक्टाइल फेरा जो है का जो सीड था एक डेट पाम रहा होगा, एक्सिवेटेड फ्रॉम द डेड सी नियर किंग हार्ड्स पैलेस, यहाँ पर से ये मिला था। तो 2000 साल बाद हमारा क्या हो गया, ये जर्मिनेट कर लिया गया, ये हो गया, इसकी जर्मिनेशन पावर दिखा रहे हैं। फिर हमारा ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो सीड है, ठीक है, वो फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से मिला, ओके, जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना 20 साल 2000 साल के बाद कौन जर्मिनेट करा है, 10,000 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी। तो पूरे के पूरे दोनों वीडियोस को देखना, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं, हर चीज़ को डायग्राम से समझाया है, रटवाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। और आपका जो भी सजेशन हो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई भी हेल्प जो आपको बोर्ड से रिलेटेड चाहिए। क्लास 12 बायोलॉजी में भी का जो एग्जाम है वो 26 मार्च को अभी टाइम है, ठीक है। हर तरीके से पॉसिबल मैं जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। थैंक यू गाइस।